सो यस वी आर लाइव। वेलकम टू प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन क्लास। तो आज के क्लास में हम DDA JEE 2018 सिविल सेट 2 के सवाल बनाने वाले हैं। सेक्शन हमारा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 1 मिनट में आपको दूंगा, उतना ही मिलता है एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट रेशियो should two varieties of wheat costing rupees 40 per kg and rupees 60 per kg be mixed to get a mixture costing rupees 55 per kg? मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है। ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2 या फिर ऑप्शन डी 3:1। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वैसे कुछ सेकंड्स में ये सवाल बन जाता है। 45 सेकंड्स इज़ इनफ। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल कोर्स में बताया है कैसे आपको लाइटर इधर लिखना है, हैवियर इधर लिखना है, उनके बीच का एवरेज इधर लिखना है, फिर जिगजैग सब्ट्रैक्शन टू गेट द आंसर। सो फाइनली 5 सेकंड्स यू हैव। 4, 3, 2, 1, डन, डस्टेड। सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। कैसे? लाइटर कौन है? 40 और 60 में से सर जी लाइटर हमारे पास 40 है, तो 40 को यहाँ पर लिखा जाएगा, 60 को यहाँ पर लिखा जाएगा, दोनों के बीच का एवरेज यहाँ पर दिया गया है 55, तो बीचों बीच लिखा जाएगा। हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू टू गेट दी आंसर। 60 माइनस 55 जो आ गया 5। इधर को इस प्रकार से होगा 55 माइनस 40 टू गेट दी रिजल्टेंट जो आ रहा है 15। ठीक है जी। अब यही तो आपका रेशियो है। फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय सेकेंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 5/15। 1s are 3s are, इसलिए 1:3। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, नंबर सिस्टम से सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, The HCF and LCM of two numbers are 3 and 2856 respectively. If one of the numbers is 168, find the other. बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट HCF और LCM की, इसमें अगर आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये सवाल कुछ सेकंड्स में बन जाएगा, नहीं तो घूमते रहोगे। तो ये 30 सेकंड का सवाल है, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। सो लास्ट 5 सेकंड्स। 4, 3, 2, 1, डन। सो यस द आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों ठीक है? क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टी है या फिर आप कह लो कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है कि अगर HCF को LCM से मल्टीप्लाई कर ले देन दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर उन्होंने दे दिया था, ध्यान से देखो। HCF तो दिया ही है 3, LCM भी दिया है 2856, पहला नंबर दे दिया है, वन ऑफ द नंबर इज 168, दूसरा नंबर हमको पता नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स में हम इस प्रकार से कहेंगे, पहला नंबर पता है, दूसरा पता नहीं, उसको मान लेते हैं ए। देयरफॉर रीअरेंज करके दूसरा नंबर निकाल लो। ए कितना आ गया? 3 × 2856 डिवाइड बाई 168। ये 168 1s are है, ये 168 17s are है। सो नाउ 3 × 17 द आंसर इज 51। सो 51 यानी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इजी। Calculate the compound interest on a deposit of rupees 5000 at a rate of 12% per annum for 2 years। तो बेसिक सा सवाल है, पर एनम की कहानी है, तो कोई तकलीफ नहीं है फॉर्मूला के अंदर। तो बताइए अब आंसर क्या होगा। ₹1215 या फिर 1272 या फिर 1310 या 1248। ठीक है, तो ये कमेंट करके आपको बताना है विच ऑप्शन इज राइट। 1 मिनट में आपको पूरा दूंगा। इसमें क्या है, कुछ बच्चे लंबा सा कैलकुलेशन करेंगे, मुझे पता है। मैं आपको ट्रिक भी दूंगा कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है। क्या है, एग्ज़ाम में आपको समय बचाना है जितना हो सके, क्योंकि इजी क्वेश्चन में से समय चुराओ और हार्ड क्वेश्चन में समय लगाओ। अब ये वाला जो सवाल है ये इजी है, तो यहाँ से आपको समय चुराना है, बचाना है। फिर जब कठिन सवाल आएगा जिसके अंदर लॉजिक भी है, थॉट प्रोसेस भी है, कैलकुलेशन भी है, तो वैसे सवालों में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। 1 मिनट नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा। चलो, तो यहाँ पर तो 1 मिनट के अंदर बन जाता है। सो द टाइम इज़ अप। द राइट आंसर इज बॉम्बे। अब ये बॉम्बे क्यों ठीक है? देखो, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जो है दैट इज़ एक्स्ट्रा मनी,
तो फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट करोगे तब वो एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। फाइनल अमाउंट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 दी होल पावर T, और ये रहा आपका माइनस भी उसके बाहर। अगर ध्यान से देखें तो P को कॉमन लिया जा सकता है, और अब तो वैल्यूज़ ही रख देते हैं ना, है ना। और यहाँ पर आप वैल्यूज़ देख सकते हो, दिस इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट P, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड है। तो सारी चीज़ें दे रखी है जी। तो यहाँ पर P कितना है 5000, जिसको हम कॉमन निकालने वाले थे तो निकाल लिया जी। और फिर अंदर कौन है, अंदर है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100, जिसको हम 0.12 कह देते हैं। टाइम पीरियड है 2, सो यहाँ पर स्क्वायर हो गया -1। अब ये वाले कैलकुलेशन को मैं आगे लेकर चलता हूँ, नहीं तो फिर क्या है, मेरा चेहरा मेरे राइटिंग के पीछे आपको तकलीफ देगा। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करते कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी हम 1.12 उसका स्क्वायर करेंगे, फिर बाद में वो स्क्वायर करने में तकलीफ हो जाती है। तो कुछ बच्चे थोड़ा सा अगर स्मार्ट रहे ना, तो ऐसे कह सकते हैं सर ये a² माइनस b² का वर्जन है, जिसको हम कह सकते हैं a प्लस बी। तो ये 1.12 प्लस 1, ये 2.12 हो जाएगा, ठीक, इंटू a माइनस बी। तो ये 1 माइनस 1 कट जाएगा, 0.12 बच जाएगा। ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब ये 3 अंडे को यहाँ पर 2 पास करो, यहाँ पर 1 पास करो, कैलकुलेट करो, तो आपको आंसर आ जाएगा एज 1272। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। वैसे अगर इसका स्क्वायर आपको पता है तो वो भी बढ़िया है, नहीं पता है तो इस प्रकार से जाना a² माइनस b² इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये बहुत बढ़िया हो जाता है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार, चेक इट आउट। अब ये जो नेक्स्ट सवाल है, ये नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान है अगर आपने परसेंटेजेस का जो मेरा कंसेप्चुअल कोर्स है उसमें से किया है। मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में बताया है कि जब भी ऐसे 10% इंक्रीज या डिक्रीज, या अगर जब ऐसा किया जाए तो कैसे उसको देखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, 45 सेकंड्स आपको मिलेंगे। P and Q get salaries in the ratio 3:4. If they get 10% and 20% increase in salaries respectively, find the new ratio of Q salary to P's salary. 11:16, 3:8, 16:11 या 8:3। आखिरी के 5 सेकंड आपके पास। So 5, 4, 3, 2, 1, done, dusted। देखो ये सवाल आसान इसलिए है, मैं कह रहा हूँ आसान इसलिए क्योंकि सबसे पहले मैं एज अ टीचर स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे P/Q क्या दे रखा है 3/4। अब वो इंक्रीज होने जा रहे हैं इन वैल्यूज़, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे दैट P' न्यू वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू ओरिजिनल P की वैल्यू, और वो बड़ी है ना, 10% से इंक्रीज हुई है सैलरी। तो यहाँ पर हम कहेंगे इंक्रीज के लिए 1 प्लस कितने से 10%, सो 10/100। ये तो ये आपके पास कितना आ रहा है, ये वाला कैलकुलेशन 1.1 P आ रहा है। नेक्स्ट सिमिलरली Q' जो है पुराने वाले सैलरी से बढ़ गई है, कितने से बढ़ी है 20% से बढ़ी है, सो 20/100। तो ये अपने आप में ये 1.2 Q हो रहा है। अब बस ये नया जो सैलरी है उनका रेशियो मांग रहे, Q's सैलरी टू दी P's सैलरी। बस ये आपका जो अरेंजमेंट है उस हिसाब से आपको जाना है कि पहले Q ऊपर है फिर P नीचे है, और नई सैलरी की बात कर रहे हैं। तो Q' कितना है जी 1.Q, P' कितना है जी 1.1 P, और ये Q/P इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, 4/3 हो गया। चलो तो ये 1.2 को 12 और यहाँ पर 1.1 को 11 कहेंगे, ऊपर नीचे 10 को मल्टीप्लाई किया है इसलिए ऐसा कह सकते हैं। Q/P इसका रेसिप्रोकल 4/3 यहाँ पर लिखा गया है, 3 1s are 3 4s are 4 × 4 16, डिनोमिनेटर 11, 16/11 आपका आंसर, यानी A इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। देखा, ये 30 सेकंड्स के अंदर बनाया जा सकता है, और कुछ सवाल होते हैं जो 30 सेकंड में नहीं बना सकते हैं, उसमें समय लगता है, 1 मिनट तो पूरा लगता ही लगता है। सर ऐसे कौन से सवाल है, ये देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 54 km/h इन 200 minutes. What must be its speed to cover the same distance in 120 minutes? चलो ये भी ठीक है, ईजी है, बट इसमें तकलीफ क्या है, यूनिट देखो, km/h, km/h, इधर km/h, वेरी गुड, बट इधर मिनट्स। तो कन्वर्जन का भी खेला है, कंसेप्ट्स का भी खेला है, दो चीज़ें आपसे यहाँ पर चेक करवा रहे हैं कि आपके कन्वर्जन और कंसेप्ट्स क्लियर है या नहीं। तो लास्ट के 30 सेकंड में आपको देना चाहूँगा, बताना जी आंसर क्या है, क्या 90, 70, 80, 100 कौन सा आंसर सही होगा। DDA JEE 2018 सिविल आफ्टरनून
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले वाले गणित में तो स्पीड भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस मिल गया तो नेक्स्ट वाले इसमें स्पीड पूछ रहे हैं। डिस्टेंस आपने पहले से निकाल रखा है, समय यहाँ पर दिया गया है तो स्पीड आ जाएगी, हो गई बात ख़त्म। 2 स्टेप में आपका आंसर है। चलिए अब मेरी बारी। वैसे दी राइट आंसर इज़ यस, ऑप्शन ए 90 किलोमीटर पर आवर, बट ये इसलिए है क्योंकि स्पीड हमको पहले दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, ये देखो 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इसमें समय भी दिया गया है, समय जो है 200 मिनट, बट हमको मिनट में मज़ा नहीं आता, हमको आवर में चाहिए चीज़ है। 1 मिनट कितना आवर होता है? 1/60 आवर होता है, ठीक है, 1/60 आवर। ये आ गया आपके पास। तो डिस्टेंस क्या होता है सर? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पर 54 है, समय हमारे पास है, ये देखो 200/60, अंडे कट गए, 20/6 बच गया। अब अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ये 2 से कट रहा है 10, ये 3, फिर यहाँ से कटेगा, सिंप्लीफाई हो करके 180 किलोमीटर बन जाएगा। यूनिट्स का देखना ध्यान से, किलोमीटर पर आवर और ये आवर, तो ये पर आवर और आवर आपस में कटे, किलोमीटर बाहर निकल करके आ गया। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ से कट पेस्ट का बिजनेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कहेंगे कि स्पीड तो हमको मिल चुका है, दैट 54 किलोमीटर पर आवर दिया गया था, समय 200 मीटर, तो डिस्टेंस हमको 180 किलोमीटर मिल गया है। अब नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं, क्या आप स्पीड निकाल सकते हो जब डिस्टेंस को सेम रखा गया और समय चेंज किया गया है 120 मिनट? तो डिस्टेंस तो हमारा 180 किलोमीटर है, समय आपका 120 मिनट है, जो नहीं चाहिए क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। तो इसको अब आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 आवर होगा, तो वो 1/60 वो 60 ऊपर चला जाएगा, नीचे को हमारे पास 120 और ये आपका किलोमीटर पर आवर। तो ये देख सकते हो 61 जार, 62 जार और फिर बाद में ये 21 जार, 290 जार, तो हमारा आंसर जो है 90 किलोमीटर पर आवर ये हो गया है। तो 90 किलोमीटर पर आवर इज ऑप्शन है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। सारे के सारे टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, ये मुझे काफ़ी सही लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही टॉपिक को रिपीट किया गया है या एक ही चैप्टर को रिपीट किया गया है। जैसे ये देखो, सीक्वेंस इन सीरीज, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड दी 17th टर्म इन दी सीरीज 3, 9, 15 डॉट डॉट डॉट। अब बताना जरा ऐसे 17th टर्म क्या होगा? ऑप्शन ए 99, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 105 या फिर ऑप्शन डी 87। ये 45 सेकंड्स का सवाल है, जल्दी से बन सकता है, चाहो तो 30 सेकंड में भी बन सकता है। क्योंकि सर जैसे हमने ये सीरीज़ देखा तो आपने हमेशा हमसे कहा है कि पहले चेक करो एपी सीरीज़ है या जीपी सीरीज़ है या एचपी सीरीज़ है। जनरली एपी या जीपी में बन जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कॉमन डिफरेंस जो आ रहा था 6, इधर भी आ रहा है 6। अरे सर ये तो कॉमन डिफरेंस हो रहा है, तो इसलिए ये एपी सीरीज़ है। अगर एपी सीरीज़ है तो अब तो फॉर्मूला पता ही है, Tn इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, और आंसर आ जाएगा। सो यस दी आंसर इज ऑप्शन ए। अब ये ऑप्शन ए क्यों ठीक है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने फिगर इट आउट कर लिया कि ये गिवन सीक्वेंस जो है ये दिस इज़ एन एपी सीरीज़। अगर ये एपी सीरीज़ है तो पहला टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 6, निकालना क्या है लास्ट टर्म, वो क्या है लास्ट टर्म यानी 17th टर्म निकालना है a+n-1d। अब क्योंकि n यहाँ पर 17 कहा गया है इसलिए t17 इज इक्वल टू 3 + 17 - 1 इंटू 6। तो ये होगा 3 + 16 इंटू 6 सॉरी। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद 99 हो रहा है, विच इज़ ऑप्शन ए। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल हम देखते हैं जो मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है और बच्चों को तकलीफ होती है, जो है टाइम एंड वर्क। और अगर आपने मेरे कंसेप्चुअल कोर्स से ये टाइम एंड वर्क किया है तो आपको पता है ये बड़ा आसान मामला है। अगर आप मेरे स्टोरी के हिसाब से जाते हो, मैंने आपको स्टोरी के हिसाब से दिया है, कोई इसमें फॉर्मूला बाइट करने की ज़रूरत नहीं है। काम करने की क्षमता निकालो, फिर जैसे स्टोरी कह रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ो, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। Question number 7, P can do a work in 8 days. Q can do the same work in 24 days. Both together worked for 5 days and P left the job. यानी अब Q ही काम कर रहा है। So how many days will Q take to complete the remaining work? जो बचा हुआ काम है वो काम Q कितने दिन में ख़त्म करेगा पूछा जा रहा है। 12 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 10 दिन। सो DDA JEE 2018 सिविल आफ्टरनून सेट 2 का ये सवाल आखिरी के 15 सेकंड आपके पास।
काम करने की क्षमता निकालो, साथ में मिल करके काम कर रहा है उसकी काम करने की क्षमता, कितने दिन काम किए साथ में, 5 दिन, कितना काम खत्म हुआ वो देखो, फिर कितना काम बचा है उसको फाइंड करो, वो बचा हुआ काम क्यू के काम करने की क्षमता के हिसाब से कितने दिन में ख़त्म होगा वो कर लो। सो 4 स्टेप टू गेट दी आंसर। सो द टाइम इज़ अप। अब हमारी बारी। जैसे जैसे मैंने आपको कहा है वैसे वैसे ही स्टोरी लाइन में हम आगे बढ़ेंगे। पी की काम करने की क्षमता 1 यूनिट ऑफ वर्क का, ये हमारा अजम्पशन होता है हमेशा अगर वर्क का अमाउंट नहीं दिया है, और ये 1 यूनिट ऑफ वर्क का 8 दिनों में पी ख़त्म कर लेता है। वही अगर क्यू के बारे में बात करें 1 यूनिट ऑफ वर्क 24 डेज़ में ख़त्म करता है। बड़ा आलसी आदमी है। चलिए अब स्टोरी में ये है कि पी प्लस क्यू साथ में काम कर रहे हैं। सो 1/8 प्लस 1/24 ये हमारा क्या हो गया, वर्क पर डे। कितने दिन साथ में काम कर रहे हैं सर, 5 डेज साथ में काम कर रहे हैं, तो कितना वर्क इन्होंने किया है। यूनिट्स देखो उस हिसाब से फॉर्मूला बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला प्री डिफाइंडली बाय हार्ट करना है। यूनिट्स देखो W/D है ना, ऐसा क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करे, सब्ट्रैक्ट करे, ऐड करे, डिवाइड करे, जिससे हमको वर्क एज ए यूनिट आउटपुट आ जाए। सर मल्टीप्लाई कर लो तो डेज यहाँ से कट जाएगा, वर्क बाहर निकल जाएगा, आपको वर्क मिल जाएगा। मैंने कहा बढ़िया है जी। तो यहाँ पर इसका अगर हम खेला देखें तो नीचे 3 ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर ले तो सबका बेस 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बेस 24 हो गया, ऊपर 3 + 1 हो गया। चलो बढ़िया, ये वर्क पर डे की कहानी। और ये हमारे पास 5 दिन, तो दिन दिन कट गए। यहाँ पर 4/24 × 5 बच गया। यहाँ पर कितना आ गया, मैं वर्क भी लिख देता हूँ बाहर, ठीक है। तो ये कितना वर्क हो गया सर, ये 20/24 वर्क हो गया। तो इन्होंने साथ में मिल करके 5 दिन में इतना काम खत्म किया, जबकि काम कितना था, 1 यूनिट ऑफ वर्क था, उसमें से सिर्फ 20/24 यही वर्क खत्म हुआ है अब तक सर जी। तो कितना काम बच गया सर, सब्ट्रैक्शन से मिल जाएगा, रिमेनिंग वर्क, मैं पूरा लिख देता हूँ, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ वर्क माइनस 20/24 वर्क। तो यहाँ पर ये आ रहा है 4/24 वर्क। ठीक है जी। चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ। अब फाइनली क्यू की स्टोरी नरेट करते हैं कि क्यू की काम करने की क्षमता है 1/24 वर्क पर डे। क्यू को कितना काम करना है, ये बचा हुआ काम करना है, कितने दिन में ये खत्म होगा। अब ये सिंपल है सर जी। अब देखो अगेन हमारे पास W/D और W है, मल्टीप्लाई करेंगे मज़ा नहीं आएगा, W² हो जाएगा। हमको तो डेज चाहिए ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में। बात बन जाएगी जैसे आप देखो 4/24 वर्क डिवाइड बाय 1/24 वर्क पर डे। 24 नीचे से कट गया, 4 ऊपर बच गया, और ये 4 डेज बचेगा क्योंकि वर्क कटेगा, डेज ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 4 डेज इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी आपका जो ऑप्शन कलकत्ता है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8 इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। चलिए तो ये रहा आपका सवाल। क्या है सवाल, सवाल इजी है, वर्ड प्रॉब्लम है, उप्स वर्ड प्रॉब्लम है, इतना भी कठिन मामला नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ध्यान से पढ़ना, फ्रॉम टॉप ऑफ द टॉवर, देखो यहाँ पर एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो फ्रॉम द ग्राउंड आपको देखना है, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इफ द टॉवर इज 7 मीटर हाई, फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। ऑप्शन A, B, C या D। तो अगर ध्यान से देखे तो डायग्राम बनाना कठिन है, बट एक बार डायग्राम समझ आ गया ना, अरे फिर तो यार कैलकुलेशन तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। जैसे आपको पता है कि ग्राउंड और टॉवर ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, उसकी कंसेप्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे। बस वो एंगल, ये 60 डिग्री कौन सा एंगल है, यही तो तकलीफ है ना, ये ऊपर वाला होगा या इस साइड वाला होगा। इसलिए मैंने एम्फोसाइज किया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से लेकर के वो जो टॉप ऑफ द टॉवर है, वो इंक्लिनेशन, वो जो एलिवेशन है, उसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया कि ग्राउंड से लेकर के वो जो टॉवर तक की कहानी थी, वो ये देखो, ये एक पॉइंट मैं बना लेता हूँ ग्राउंड पर, कौन सा, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट से ले करके टॉवर का जो टॉप है ये, तो ग्राउंड से ले करके जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये एलिवेशन वाला जो एंगल है ये है हमारा 60 डिग्री,
ये है 90 डिग्री, क्योंकि टॉवर जो है, दिस इज टॉवर, ये टॉवर है हमारे पास। और टॉवर की हाइट दे रखी है, यस सर जी, टॉवर की हाइट जो है वो दे रखी है 7 मीटर। इसके अलावा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर टू दी पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर ये देखो, ये फुट ऑफ द टॉवर है और ये वो पॉइंट था जिस पर ये हमेशा चर्चा कर रहे हैं, और ये फुट है ऑफ द टॉवर। तो ये वाला डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं, इसको फाइंड करना है। कैसे करोगे? ऑब्वियस ही बात है सर, राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हम टैन थीटा कह देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट निकल आ जाएगा। तो हम कहेंगे अब टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कैलकुलेशन के लिए इसको हम भेजते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ताकि खिचड़ी ना हो जाए यहाँ पर। चलिए, देयरफॉर हम कह सकते हैं d इज इक्वल टू 7/tan 60 डिग्री, जो कितना होता है सर जी, √3 होता है। 7/√3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, विच इज ऑप्शन दिल्ली, डी इज करेक्ट। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार, चेक इट आउट। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 9, एजेस रेशियो इक्वेशन सब मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, एम्स फादर इज 20 ईयर ओल्डर देन हिम नाउ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years विल बी 800, विच इक्वेशन कैन हेल्प डिटरमाइंस एम्स प्रेजेंट एज। तो कौन सा इक्वेशन हमको हेल्प करेगा एम का प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए? कमेंट करके बताना। ये लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, 1 मिनट में पूरा दूंगा, बट ये 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। एम्स की प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स, फादर उनसे बड़े हो गए, फिर 20 + x, फिर बाद में ये जो कहानी है ना, ये जो इक्वेशन बनाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये कहानी आफ्टर 5 years की है। तो एजेस में थोड़ा सा मैनिपुलेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, इक्वेट करो 800 से, आ गया आंसर जी। तो DDA JEE 2018 सिविल आफ्टरनून के सवाल, मैं रैंकिंग इसको दूंगा ईजी टू मॉडरेट। वेरी टफ तो है ही नहीं, इससे कुछ पेपर होते हैं HPCL के पेपर, ATC के पेपर, जिसके अंदर वेरी गुड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पर बहुत ही ईजी वाले सवाल है, इसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा दैट पॉइंट नंबर 1 के एम्स का जो प्रेजेंट एज है वो हम मान लेते हैं x, तो फिर एम्स फादर की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी x + 20, बड़े हैं ना फादर। अब आफ्टर 5 year की कहानी, अगर मैं आफ्टर 5 years की कहानी देखो और इक्वेशन के हिसाब से जाओ, है ना, आफ्टर 5 years यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनका, तो एम्स का जो एज होगा आफ्टर 5 year x + 5, उनके फादर का एज होगा x + 20 + 5, इनके बीच का प्रोडक्ट जो है वो कह रहे हैं 800 है। चलिए फिर अब कौन सा इक्वेशन हमको चाहिए? यही तो इक्वेशन चाहिए ताकि हम एम्स की प्रेजेंट एज फाइंड कर सके। इसमें से ही तो x आएगा, और x क्या है? एम्स की प्रेजेंट एज। तो सर जी यहाँ पर ध्यान से देखें, x + 5 × x + 25, तो ये x मल्टीप्लाई होकर के x², फिर बाद में ये हमारे पास 25x और ये 5x आपस में ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 30x, और फिर ये 5 × 25 ये हो जाएगा 125। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट ताकि आंसर आ जाए, तो x² + 30x ये माइनस में चला जाएगा, -675, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है जी? सर ये है ऑप्शन ए, यस दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, बारीकी से देखना, आपको तकलीफ में डालने की पूरी प्रयास ये करेंगे। चलिए आखिरी सवाल आज के क्लास का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 10 ही सवाल पूछे जाते हैं इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। रीजनिंग में भी 10 सवाल, तो ये रीजनिंग वाले तो करवा दिए थे। आज का हमारा एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 10, a dealer sold an article costing rupees 1500 at a profit of 20% to a shopkeeper who sold it to a customer at a profit of 20%. So what is the cost price for the customer? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट है। डीलर जिस भाव में बेच रहा है उस भाव में शॉपकीपर खरीद रहा है, शॉपकीपर जिस भाव में भेज रहा है, मतलब बेच रहा है प्रोडक्ट को, वो कस्टमर खरीद रहा है, और जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है वो कस्टमर का बाइंग प्राइस है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कस्टमर का जो बाइंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो किससे मैच कर रहा है। ऑप्शन ए 2100, ऑप्शन बी 2200, ऑप्शन सी 2160, या फिर ऑप्शन दिल्ली 1800। ईजी है, 1 मिनट के अंदर बन जाता है जी। सो फाइनली 10 सेकेंड्स, 5
4 3 2 1 डन। अगर आप बेसिक से जाओ तो बेसिक से, सक्सेसिव परसेंटेज से जाओ तब भी बन जाएगा, या आपके ऊपर है आप कैसे जा रहे हो। सक्सेसिव से जाओगे तो एक ही लाइन में बन जाएगा, और अगर आप बेसिक से जाओगे तो आप ऐसे कहोगे कि सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीलर सोल्ड एन आर्टिकल जिसकी भाव जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, है ना, सीपी, वो था 1500 और मुनाफा बना है, इसलिए डीलर का जो सोल्ड है यानी सेलिंग प्राइस जो है वो निकालने के लिए हम कहेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस पी बाई 100। तो यहाँ पर सीपी कितना है 1500, प्रॉफिट कितना है जी 20% का प्रॉफिट है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये 1800 आ जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक तो क्लियर है, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। बट ये सेलिंग प्राइस किसका है, डीलर सेल कर रहा है, और जो डीलर सेल कर रहा है शॉपकीपर उसे परचेज कर रहा है। तो ये जो डीलर की कहानी थी सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर, यही अब कन्वर्ट हो जाएगा एज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर जो है 1800। अब जो शॉपकीपर है वो भी बेच करके मुनाफा बना रहा है 20% का, तो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस कितना हुआ फिर सर, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस हो गया अगेन CP इंटू 1 प्लस पी बाई 100 का कंसेप्ट अगर यूज करें तो हम कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो पड़ी थी शॉपकीपर को वो 1800 था, मुनाफा इसने भी बनाया 20% का, ये देखो सर जी। तो 1.2 इंटू 1800 ये आपके पास आ रहा है 2160 है। ये जो सेलिंग प्राइस है ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर है जो कॉस्ट प्राइस ऑफ कस्टमर होगा। सो फाइनली हमको ये कहना है दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ कस्टमर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर दैट इज इक्वल टू 2160। देयरफॉर द राइट आंसर इज 2160 जो है कलकत्ता। कलकत्ता बिल्कुल ठीक है।